अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज जो हम सबसे जो अहम मौज़ूआत 3 दिन मौजू जो हमारे लिए है वो भारतीय जो मिज़ाइल है उसका, ये जो कहते हैं कि गलती से आया, हम समझते हैं वो गलती से नहीं आया। इन्होंने जानबूझ के हमें चेक किया है कि हमारी हमारी रेडीनेस क्या है, और हमारी समझ में ये नहीं आता कि ये इन्होंने 100 किलोमीटर कैसे अंदर आने दिया। 3 मिनट 10 सेकंड का कोई वक्फा ये बयान कर रहे हैं। तो ये बात हम ज़रा समझना चाहते हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं इसके एयर डिफेंस के थिंक टैंक के, उनसे हम बात करेंगे, डॉक्टर मोहम्मद अली सैयद साहब से। जी, डॉक्टर मोहम्मद अली सैयद साहब हमारे साथ शरीक जी हैं डॉक्टर प्रोग्राम साहब में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। जी आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। ये जो भारतीय मिसाइल का किस्सा है, इसको आप अपने अंदाज से, बहरहाल आपने बीबीसी को भी आपने इस पर अपना तज़किया दिया है, तो अब ये हमारे नाज़रीन कराम को भी फरमाएं, बताएं कि भाई क्या वाक़या हुआ ये। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पहले तो हम हक़ाइक़ को देख लेते हैं कि हुआ क्या है, फिर उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा मुमकिन है। जैसा कि आपको पता चला कि 9 तारीख को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 6:43 पर भारत से एक ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल को लॉन्च किया गया, जिसको हमारे रडार सिस्टम ने भारत के अंदर भी लॉन्च से लेके कंप्लीट जो उसका फ्लाइट पाथ और ट्रेजेक्टरी थी उसको ट्रैक किया। तो ये तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर इसने भारत के अंदर सफ़र तय किया, तकरीबन 1.5 मिनट के अंदर। और उसके बाद इसने अपना रुख तब्दील किया और पाकिस्तान की सरहद इसने अबूर की और तकरीबन 124 किलोमीटर का सफ़र तय करके मज़ीद मियाँ चुन्नू के करीब ये ज़मीन बोस हो गया। अच्छा, ये तो है तकरीबन 7 मिनट का इसका टोटल फ्लाइट का ड्यूरेशन था। लेकिन इसमें 3-4 बातें जो बहुत आपके नाज़रीन को जानना ज़रूरी हैं। पहले तो उसकी अहमियत को हम समझ लें कि दोनों ममालिक जो हैं चूँकि एटमी ताकतें हैं, और पाकिस्तान के जो तस्वीराती माहिरीन हैं और जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं वो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर कैपेबल भी समझते हैं, क्योंकि आपने बेसिकली वॉरहेड चेंज करना है, बाकी तो वेपन सिस्टम तो वही है। अच्छा, उसके अलावा बग़ैर किसी वार्निंग के ये इस तरह का जो लॉन्च किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि भारत की तरफ से बयानिया जो है वो कई दिन तक सामने नहीं आया। अगर तो उनकी तरफ से कोई कोताह नज़री और इतनी संगीन गलती भी की गई होती तो एक ज़िम्मेदार रियासत से तवक्को ये की जाती है कि वो फ़ौरन इसका एतराफ़ करके अपने हमसाया मुल्क को आगाह कर दे बर वक्त, ताकि कोई मिसपरसेप्शन या गलतफहमी पैदा ना हो कि ये कहीं कोई सरप्राइज अटैक की कोशिश तो नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जब तक कि पाकिस्तान की तरफ से एक सख्त बयान नहीं आया, उस वक्त तक उनकी जानिब से उनके वज़ारत दिफ़ा की तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी भारतीय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बयान आया है उसके नुकात क्या हैं और फिर उसका तज्जिया करते हैं। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने 4 चीज़ें, उसका लुब-ए-लुबाब 4 अल्फाज में बयान किया जा सकता है। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि उनको कि ये गलती है, नंबर 1। नंबर 2 ये मतलब टेक्निकल एरर है। नंबर 2 ये कि उन्होंने इस चीज़ पे मतलब शुक्र का अज़हार किया कि कोई इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ है। और तीसरी बात ये कि वो इसकी एक हाई लेवल की इंक्वायरी करेंगे। और चौथी बात ये कि ये कोई मतलब यानी कि कोई और इसमें उनकी इंटेंशन नहीं थी इस हवाले से। तो इस बयानिए का मकसद क्या है? इस भारतीय बयानिए का मकसद ये है कि ये जो लॉन्च की इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और ख़तरनाक हरकत है उसको जस्टिफाई किया जाए और मज़ीद एस्केलेशन को प्रिवेंट किया जाए। अब उसके जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कल जो बयान जारी किया वो बहुत जामिया और पुरमग़ज़ है। उसमें 4 बहुत बुनियादी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन वो 4 सवाल बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने भी वो बयान देखा है तो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के बयान से ये फ़ौरन समझ आ जाता है कि पाकिस्तान
की हुकूमत और दफ्तर खारजा भारत के बयान को शक की निगाह से देखते हैं और उस पर बिल्कुल भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसका सबूत ये है कि उस बयान में उन्होंने 4 सवाल उठाए हैं। नंबर 1, पहला सवाल ये है कि जी आपका जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है वो कैसा है। नंबर 2 ये कि क्या आप जब मेंटेनेंस का टाइम होता है तो मेंटेनेंस के दौरान भी मिसाइल्स को रेडी टू लॉन्च स्टेट में रखा जाता है, यानी कि मेंटेनेंस के दौरान भी लॉन्च करने के ख़तरे से निपटने के लिए आपने क्या इक़दाम लिए होते हैं। नंबर 3 कि उसने दौरान परवाज़ अचानक अपनी सिमत कैसे तब्दील कर ली, क्योंकि क्रूज़ मिसाइल जो है टेक्निकली आप जानते हैं वो थ्रू आउट इट्स फ्लाइट पाथ, थ्रू आउट इट्स ट्रेजेक्ट्री वो कंट्रोल्ड फ्लाइट होती है और पावर्ड फ्लाइट होती है। वो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नहीं होता कि एक दफ़ा लॉन्च हो गया और फिर टारगेट में के ऊपर आके वो री एंट्री व्हीकल उसकी एंटर होगी। ये थ्रू आउट फ्लाइट उसके वे पॉइंट्स होते हैं जिसमें थ्रू आउट फ्लाइट ये कोर्स करेक्शन के प्रोसेस से गुजरता है। या तो वो कंट्रोल टेरेन कंट्रोल मैचिंग होती है, या जीपीएस गाइडेड होता है, या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है, लेकिन इसके तमाम जो वे पॉइंट्स होते हैं उसको वो मैच करता हुआ अपने हदफ की तरफ जाता है। तो ये बात कि अचानक उसने रुख तब्दील किया और 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस गया, ये बात टेक्निकली जो हमारे संजीदा माहिरीन हैं उनके लिए जूद हजम नहीं है। और आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान में, वो ये है कि जो उनकी इंक्वायरी की दाखिली सतह पे, आला सतह पे इंक्वायरी का जो ऐलान है उसको मुस्तरद किया गया है और ये डिमांड किया गया है कि दोनों ममालिक की एक बायलैटरल ऐसी इंक्वायरी की जाए जिसके ज़रिए हक़ाइक़ सामने आ सके और असल नीयत, मकासद और मसाइल का तयन किया जा सके। अच्छा, ये तो ठीक है। अब सवाल ये है कि मियाँ चुन्नू को क्यों चुना गया? देखिए, मियाँ चुन्नू को क्यों चुना गया ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन बुनियादी तौर पे नज़र ये आता है कि ये भारत की तरफ से एक कोशिश है कि हमारे फ़ज़ाई दिफा के निज़ाम की अहलियत, सलाहियत, रेडीनेस और रिस्पॉन्स ऑप्शंस को टेस्ट किया जाए। और इसी वजह से आपने देखा कि हमारा जो DGISPR की ब्रीफिंग थी जिसमें एयरफोर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं AVM तारिक ज़िया ने भी ब्रीफिंग दी आपको टेक्निकल डिटेल्स की, कि उसमें थ्रू आउट फ्लाइट जो जैसे ये लॉन्च हुआ है 6:43 पे और क्रैश हुआ है मियाँ चुन्नू में 6:70 में, ये 7 मिनट की जो फ्लाइट है, इस पूरी फ्लाइट को उन्होंने मैप किया है, मॉनिटर किया है और ट्रैक किया है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसके अंदर एटॉमिक वेपन होता तो हम ये हमारी कैपेबिलिटी ये नहीं थी कि हम इसको रोक लेते पहले से। ये अगर 1.5 मिनट भी हमारे सरजमीन में आ रहा है, आप तो ये कह रहे हैं ना कि इसका जो 7 मिनट से ज़्यादा का वक्फ़ा है, तो 7 मिनट से, लेकिन इसने जो वक्त जो तब्दीली की है अपने में, ज़ाहिर है जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो कंट्रोल्ड है नीचे से और क्रूज़ मिसाइल होने के नाते, तो उनको ब्रह्मोस पे अपना बड़ा फ़ख्र भी तो है, और वो हमारे लिए अच्छा मौका नहीं था कि इस फ़ख्र को हम तोड़ देते उसको गिरा कर। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इसमें ब्रह्मोस पे यकीनन उन्होंने बहुत काम किया है। इसकी कई वर्जन्स बनाई हैं, लैंड टू लैंड, एयर टू लैंड, सी टू लैंड, कई इसकी वर्जन्स इन्होंने डेवलप की हैं। बल्कि आप जानते हैं कि हाल ही में फ़िलिपीन को तकरीबन $375 मिलियन का इन्होंने मुआहदा भी किया है इसको बेचने के हवाले से। तो ये यकीनन आलमी बरादरी के लिए अमूमी तौर पर, खुसूसन वो ममालिक जो कि इसमें भारत को मदद फराहम कर रहे हैं इसको डेवलप करने में, खुसूसन रूस, और जिन ममालिक का इंटरेस्ट है इसको ख़रीदने में, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या वो इस किस्म के वेपन सिस्टम को, जो कि इतने मोहलिक, बहुत ही मोहलिक हथियार है, लेकिन अगर इतना अनरिलायबल है तो क्या इसमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, देखिए, इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हम इन्होंने क्यों किया और कैसे हुआ उसको समझने की ऑब्जेक्टिवली कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि एक एस्पेक्ट उसका टेक्निकल है, दूसरा इसका ऑपरेशनल है, और तीसरा इसका स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का है। मैं तीसरी बात पहले करूँगा।
कि भारत का जो तस्वीराती फैसला साजी का निज़ाम है, जिसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है या खुसूसी तौर पे न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल कहा जाता है, वो कैसा है और कैसे काम करता है। आज आपने नोटिस किया है कि भारत की जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है उसका इजलास भी हुआ है, तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर भी बहस हुई होगी। उसकी वजह यह है कि भारत का जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है उनकी डॉक्ट्राइन के क्लेम के मुताबिक वो सिविलियन हाथों में है। तो क्या इस तरह के लॉन्च के लिए कोई सिविलियन ऑथराइजेशन थी? नंबर 1। तो मुमकिन है कि इस तरह के लॉन्च और गैर जिम्मेदाराना लॉन्च के हवाले से जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी ये बात उठाई हो अपनी फौजी क़यादत के सामने। दूसरी बात कि अगर तो सिर्फ भारत की फ़ौज के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया है और विदाउट परमिशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, तो उसका मतलब है कि उनके मुल्क में कुछ सिविल मिलिट्री मसाइल भी हैं जो कि सामने नहीं आ रहे। और तीसरा पहलू ये है कि आप जानते हैं कि जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है भारत के अंदर, ख़ासतौर पे जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं, तो आई एम श्योर कि भारत के जो साइंसदान और फौजी हैं वो भी कम्प्लीटली इससे इम्यून नहीं होंगे। तो तीसरा खतरा और खदशा पाकिस्तान में ये है कि इस तरह के ख्यालात और नज़रियात रखने वाले कुछ अनासर कहीं भारत के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक तो नहीं हैं, और इस तरह की कोई हरकत उनमें से किसी शख्स की जानिब से तो नहीं की जा सकती। मेरे साहब मोहम्मद अली सैयद साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, मोहम्मद अली सैयद साहब से गुफ्तगू जारी रखें मेरे साथ। डॉक्टर साहब, ये सवाल ये है कि जो इतना पागल आदमी हो वहाँ का वज़ीर आज़म जो ये कहे कि जब बालाकोट पे हमला किया उसने, तो उसने ये कहा कि साहब वहाँ पर बादल थे, हमने कहा शायद हमारे जहाज़ों को नहीं देख पाएंगे। इतना बेवकूफ़ आदमी है, और वहाँ पर कोई एक ऐसा आदमी मौजूद नहीं था कि वो बता सके कि राडार जो है बादलों में भी देख लेता है। तो ऐसे आदमी से, और जो चाय बेचने वाला रहा है, उसका जहनी हालत आपका देखें, कितना ही बड़ा वो चीज़ आदमी बन जाए, लेकिन उसकी जहनी हालत वो बचकाना ही होगी ना। जो आज तक भी वो उसको ये मालूम है कि अगर वो हिंदुत्व का निज़ाम कर मालूम होना चाहिए, उसको मालूम नहीं है कि हिंदुत्व का अगर निज़ाम तोड़ेगा तो इंडिया एक मजहबी मुल्क है, वो टूट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना काम कर रहा है। तो अब ये ख़तरा ज़रूर अपनी जगह पर मौजूद है। जो तीसरी बात आपने कही है उस पर यह ख़तरा है कि मोदी की इजाज़त के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। जी, मैं तो एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं और तीनों इम्कानात में से किसी को यकसर रद्द करना शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। नंबर 1 मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली बात यह है कि देखें, चूंकि उनका कहना ये है कि उनके न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल उनकी डॉक्ट्रिन के मुताबिक, भारत की डॉक्ट्रिन के मुताबिक सिविलियन कंट्रोल में है, तो इसका मतलब है कि कोई मिसाइल लॉन्च जो है वो भारत की सियासी क़यादत या वज़ीर आज़म की परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन और अप्रूवल के बगैर मुमकिन नहीं है। नंबर 1। अच्छा, एक तो ये बात है कि जी मोदी साहब की इजाज़त से किया गया। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी साहब की इजाज़त से नहीं किया गया, और जो उनकी भारतीय फ़ौज हैं उसमें जो उनकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, या जो इनकी ये जो ब्रह्मोस की रेजिमेंट थी उसका कमांडर जो है, क्या उनका, अब दूसरा मैं ऑपरेशनल लेवल पे आता हूँ। नहीं, मुझे रुक जाइए यहाँ पर एक मिनट। देखिए, मेरी एक बात सुनिए शेख मोहम्मद अली साहब, आप मेरी बात सुनिए। जो फौजी ये बात अपने वज़ीर आज़म को नहीं समझा सकते कि बादलों के अंदर भी राडार देख सकता है जहाज़ों को, वो उसकी मर्ज़ी के बगैर कैसे ये चला देंगे? मैं ये कहता हूँ आपसे। जी, नहीं, आपकी बात भी बिल्कुल बचा है, और बड़ी लॉजिकल और मंतकी बात है आपकी। अच्छा, और तीसरा एस्पेक्ट एक और भी है जो कि मैं कमांड कंट्रोल के हवाले से थोड़ा सा तफसील से बताना चाह रहा था आपके नाज़रीन को। वो ये है कि देखिए, भारत का जो मिसाइल का और एटमी प्रोग्राम का निज़ाम है वो कैसे काम करता है, ये बहुत अहम मामला है, बहुत नाजुक और हसास मामला है,
ना सिर्फ भारत के लिए, इस खित्ते की सलामती के लिए, बल्कि आलमी अमन के लिए। क्योंकि दुनिया की जो 9 रियासतें हैं जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं, भारत आप जानते हैं कि तीसरी दुनिया का वो मुल्क है जो कि आप खुद कई दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं, मुझे भी शरीक होने का इत्तेफाक हुआ है। आपने मेरी किताब के हवाले से भी प्रोग्राम किया था, आई रिमेंबर, कि भारत का जो एटमी प्रोग्राम है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और उसके जो फिसाइल मटीरियल है और एटमी वो वॉरहेड आपकी जो बनाने की किताब थी कि सलाहियतें अनसेफ बहुत। गार्डेड इंडियन जो बिल्कुल। जो एटमी प्रोग्राम है वो अनसेफ गार्डेड है जी। जी, वो बहुत तेजी से उसके वारहेड्स में इजाफा कर रहा है। तो जब एटमी आर्सनल भारत का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम और आपकी वो साथ ही किताब का साथ वो जो उनका। टाइटल दिखा रहे हैं टीवी पर हैं। जी, बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। आगे चलिए जी। तो मैं कह ही रहा हूँ कि मेरी जो बुनियादी जो सेंट्रल आर्गुमेंट है, जो वो ये है कि जबकि भारत का एटमी प्रोग्राम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो मेरी किताब में भी तज्जिया है कि 356 से 493 के करीब एटमी हथियार भारत बनाने की सलाहियत रखता है। इतना बड़ा एटमी आर्सनल जो है, जो कि चाइना, फ्रांस और बरतानिया से बड़ा है, और सिर्फ रूस और अमेरिका से छोटा है, और उसकी जिम्मेदारी, उसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी एक इंतहा पसंद हिंदू यानी कि मुस्लिम मुखालिफ जो रहनुमा हैं उसके पास है। और साथ ही साथ उसका कमांड कंट्रोल का सिस्टम भी इतना पुअर, इनएफिशिएंट और इररिस्पॉन्सिबल है। तो जब आप ये तीन चीज़ों को एडअप करते हैं, जमा करते हैं मिर्ज़ा साहब, इंतहा पसंदाना, गैर जिम्मेदाराना और हिंदू लीडरशिप जो कि नज़रियाती तौर पे मुसलमानों को अपना दुनिया से ख़त्म करना चाहती है। नंबर 2, एक इंतहाई बड़ा और तेज़ी से बढ़ता हुआ एटमी प्रोग्राम और न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल प्रोग्राम। और तीसरी चीज़ कि उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इंतहाई नाकिस निज़ाम। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त आलमी अमन को ये भारत का एटमी प्रोग्राम, उसका मिसाइल प्रोग्राम, उसकी इंतहा पसंदाना सोच और उसका इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और पैथेटिक और इररिस्पॉन्सिबल कमांड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो जिसका कि नोटिस शायद। तमाम दुनिया के ममालिक को लेना चाहिए वरना खुद तबाह हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, बल्कि खास तौर पे मेरी ये अपील उन ममालिक से है जो कि इस खुशफहमी में हैं कि ये चीन के खिलाफ भारत खड़ा होगा, या कभी नहीं उनको होगा। ये, या उनको ये ख्वाहिश है या खुशफहमी है कि भारत उनको एक बड़ी मार्केट ऑफर करता है। तो वो आलमी अमन और अपने मफादात की कीमत पे उसको जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उसके न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, वॉसेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी भारत की शमूलियत में उसकी मदद की है सफारती अंदाज में। उनके लिए ये सबसे बड़ी उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इतनी गैर जिम्मेदाराना, गैर महफूज एटमी और मिसाइल प्रोग्राम की हामिल रियासत के साथ साइंटिफिक, दफाई और तस्वीराती जो ताउन है उस पर बर वक्त और भरपूर नजरसानी करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आपने बहुत जामे गुफ्तगू की, हम उसके शुक्रगुजार हैं। बहुत जामे और बहुत तफसील से। जी जी मेरे साहब, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो दीगर मौज़ूआत की तरफ जी, चलेंगे। चलिए। नाज़रीन, मौसम वक्फा है, वक्फे के बढ़ता फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, ज़रा यूक्रेन वाली बात कर लें। जी जैन साहब, बात यह है कि यूक्रेन ने जो अमेरिका का निज़ाम को ढा दिया, अमेरिका का जो प्राइमेसी थी जी, यानी जो आलमी तौर पर वो एक निज़ाम चला रहा था, वो ढह गया। अब आप अमेरिका वाइड सुपर पावर नहीं रहा, एक तो क्लियर बात ये हो गई। यूक्रेन की जंग से ये क्लियर हो गया। जंग से डिक्लेयर हो गया, अफगानिस्तान की जंग से डिक्लेयर नहीं ऐलान हुआ था, और अब तो इसमें साबित हो गया। जी ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि रूस ने जो धमकी दी उसने इनको इतना खौफजदा कर दिया, जिस पर जो बाइडन ये कहने पर मजबूर हुआ कि हम तीसरी आलमगीर जंग की तरफ नहीं जाते हैं, अगरचे वो जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमने ये बात 20वीं दफ़ा कही है, कोई और किसी चैनल में किसी और एंकर ने किसी और के बस की बात ही नहीं है। जी, ये हमने 2014 में कह दी थी
कि ये जंग हो के ये अमेरिका का ये प्लान है कि वो पहले बरतानिया को निकालेगा जी यूरोपीय यूनियन से, फिर इसके बाद में कसाद बाजार, उसके बाद में मास माइग्रेशन होगा जी, इसके बाद में कसाद बाजारी होगा और फिर एक जंग होगी। तो ये तीनों जो मामलात हैं, बरतानिया तो निकल गया, अब तीनों बातें एक साथ साथ चल रही हैं। जी, तो वो अमेरिका की बालादस्ती को बहाली करने के लिए हो रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर खुद जो है इस कदर ज़्यादा तफरीक है कि अमेरिका का टूटने का ख़तरा पैदा हो गया। 20 रियासतें तो अलग होने को तैयार खड़ी हुई हैं। काले गोरे का मसला हो गया। और जितने भी जो लोग आए हैं, यानी जो अमेरिका की ताकत थी वो ये थी कि वो इमिग्रेशन थी, वो इमिग्रेंट मुल्क था जी। हर इमिग्रेशन के मुल्क को जब से यानी ये काला बना है बाराक हुसैन ओबामा, उसके बाद से जो यानी सफ़ेद फार्म लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हम किसी अब इमिग्रेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे जी, और इमिग्रेंट के साथी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो गोरा क्यों ना हो, जो बाइडन क्यों ना हो। तो अब ये है कि मुल्क जो है वो उनके तबाही के दाने पर खड़ा हुआ। एक तो ये बात होगी। तो अब वो इस हालत में है कि नेटो जो उनका जो 30 ममालिक का जो मुल्क है उसके वो कमज़ोर हुआ है और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है सवालिया निशान पे आए खड़ी होगी। यूरोप का जो मुल्क था, यूरोप के जो ममालिक हैं वो कोई आदमी नेटो पे अब करने को तैयार नहीं जी। आपका ये आलम हो गया कि जर्मनी पर जो पाबंदियाँ सख्त थी जब से यानी दूसरी आलमी जंग के बाद में, वो फ़ौज नहीं रख सकता था। अब उन्होंने अपना 2% GDP का अब जर्मनी ने अपना ऐलान कर दिया, यानी मीनिंग देयर बाय कि वो अमेरिका के क्लच से निकल गए जी। और फ्रांस ने पहले इनका ख़राब कर दिया कि फ्रांस ने ये कहा कि साहब हम उसे तेल लेंगे, जर्मनी ने कहा कि हम तेल लेंगे, इन्होंने कहा तेल बंद करो, हमने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं मानेंगे हम तुम्हारा कहना। तो यहाँ पे भी उनकी ख़त्म हो गई। खतरे में यूरोप है इस वक्त। अच्छा, अब जो बात जो मैं सबसे बड़ी अहम जो बात आपसे कह रहा हूँ कि जो यानी जो सबसे बड़ा मुल्क था जो कि असल दुश्मन है अमेरिका का, जहाँ पर अमेरिका ने जितना तबाही मचाई है और उनको ग़ुलाम बना के रखा, और सबसे बड़ा यानी CIA का अड्डा जो है वो जर्मनी में है जी। वो जब भी कोई आदमी जाता है वो पहले वहाँ जाता है, यानी पहले अमेरिका में CIA में, लेकिन अगर CIA में वहाँ मुलाकात ना करनी हो तो वो फिर जर्मनी जाता है। एक दफ़ा हमारा चीफ भी गया था वहाँ पर मामले को सुलझाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अब वो उनके क्लच से बाहर निकल गया है, पूरी तरह नहीं निकला है, लेकिन 2% जब GDP का अपने दिफा पे खर्च करेगा तो कुछ तो बनाएगा ना वो इब्तिदा कर दी उन्होंने। अच्छा जी, अब बात ये हो गई जी। अब यूरोप के हर मुल्क ने अपना अपना दिफाई निज़ाम खुद बनाना शुरू कर दिया, अमेरिका के भरोसा ख़त्म कर दिया, यानी नेटो ख़त्म हो गया। नेटो की वीकनेस जो है, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया जो है ये अमेरिका का जो इत्तेहादी बना हुआ है वो उसमें उसकी कमज़ोरी भी ज़ाहिर हो गई है कि वो इंडिया का दिफा नहीं कर सकता है। जो बात वो इंडिया समझता था तो इंडिया भी पीछे हटेगा। अगर ऐसा होता तो लद्दाख में जितनी पिटाई नहीं होती, पिटाई हो तो आते वो, तो फिर वो आते। अभी लेकिन अभी कहते हैं कि हम उनको मदद कर रहे हैं, तो वो मदद करने का जो पहला शख्स था ना वो हमारे यहाँ पर मिसाइल फेंका उन्होंने जी। अच्छा, अब चीन के जो मौक़िफ़ था कि भाई आप ये जंग वंग की बातें मत करो और ये हमारे तैयार करने दो, उसकी तक़वियत मिली है। और चीन का जो निज़ाम था, जो चीन की जो फ़ौजी ताकत है या चीन की जो माशी ताकत है, के तौर पर चीन उभरा है जी। रूस माशी तौर पर उभरा है, वो जीता है इस सारे सिस्टम के अंदर। और जो अकूस है और क्वाड है वो बहुत हालत कमज़ोरी में आ गए। ये अभी वक्ती मेरा एनालिसिस है। और अगर वो लोग वहाँ जैसे मिसाल के तौर पर ये किसी ने कहा, एक मजाक उड़ा हुआ है अमेरिका का जी साहब, बात ये है कि वो इस वक्त क्योंकि कोरोना है तो वो घर में बैठ के जंग लड़ना चाहते हैं। तो अब वो जंग भी नहीं, अब लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने कुछ ये कह रहा है कि 50,000 फ़ौजी भेज दिए हैं दाइश के, और जो लड़ाका फ़ौजी होते हैं, जो किराए के टट्टू होते हैं अमेरिका में अमूमन जो होते हैं, वो उनको भेजे हैं। तो वो लड़ेंगे तो भाई फिर रूसी बहुत बुरा मारेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि साहब इसको इस्तीफ़ा दे दे तो अपनी कौम को बचा सकता है, लेकिन वो नहीं बचाना चाहता क्योंकि वो यहूदी आदमी है। वो उनके निज़ाम में ये है यहूदियों के कि दुनिया की आबादी को कम करना है ताकि उनकी आबादी जो बहुत कम है वो थोड़ा साइजेबल हो जाए। ठीक है। तो वो इस लिहाज से वो अब जो यूक्रेन का मामला है आज की कैफियत ये है कि वो कीव पर बड़ा सख्त हमला कर रहा है, बमबारी कर रहा है जी। और कीव के अंदर जो उनका दारुल हुकूमत है उसमें अगर वो कंट्रोल हासिल कर लेता है तो फिर गेम इज ओवर जी। बिल्कुल। अब आगे चले जी मेरे साहब, थोड़ा सा अब ये तो हो गई ये वाली जगह पर, हमारे यहाँ जो सियासी जंग है उस पर थोड़ी सी बात कर लें जी। कर लीजिए। देखिए तहरीक अदमात में जो कुछ भी हो रहा है, आप जो कुछ भी बात आप कहें जी, देखिए अगर इमरान खान ने जो बयान दिया है, एक तो एब्सोल्युटली नॉट, उस वक्त तो उसके बाद तहरीक नहीं थी। दूसरा उसने जो इस्लामोफोबिया के बारे में बात की है जी, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बात की है,
के ख़िलाफ़ जो भी बात की है, तो फिर उसके बाद में रूस गया है जी इसके बाद में फिर इन्होंने जो ये आखिरी दफ़ा कहा है कि हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं, यूरोपीय यूनियन को कहा है जी, और क्योंकि क्यों आप इंडिया को क्यों नहीं इंडिया कहते। को बिल्कुल तो इनकी वजह से इसकी जो अगर ये हटा भी दिया जाए तो इसको दुनिया याद रखेगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी तो वक्ती तौर पर, और ये गलती की है इन लोगों ने ये एक्सेप्ट करके कि आपको यानी यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ ये बयान नहीं देना चाहिए था। ये नामर्दी की निशानी है और ये किस्म के ग़ुलामी की निशानी है जो कि अपोजिशन के लीडर ये लोग कर रहे हैं, जी, और बेगैरती की निशानी है। वजीर ख़जाना ने ये बात कर दी नहीं, थी। तो वज़ीर ख़जाना कौन सा गैरतमंद आदमी है? तो यही तो अब हुकूमत की देखना, अगर वज़ीर ख़जाना ने कहा है तो कोई वो जो बात उसने कही है, चाहे उसने पॉइंट स्कोरिंग के लिए की है, जी, लेकिन अगर सवाल ये है कि वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है तो वो एब्सोल्युटली नॉट, तो उस वक्त कोई खतरा नहीं था और उसको। कभी ना कभी तो आपको खड़ा होना अच्छा अभी पड़ेगा। नहीं, वो ठीक है, मैं आपसे ये बार बार ये कहता हूँ, अगर वो किसी इंटरनेशनल एजेंडे के तहत कर रहा है तो भाई वो एक अलग मसला है, वो मैं नहीं जानता। जी, लेकिन बहरहाल भुट्टो ने भी ये बात की थी तो भुट्टो को भी सज़ा मिली थी। जब अयूब ने की थी तो अयूब को भी सज़ा मिली थी। जब ज़िया खड़ा हो गया था इनके मुकाबले में तो ज़िया को भी इन्होंने गिरा दिया था। जब बेनज़ीर ने बात कर ली थी कि साहब हम अमेरिका को बाहर रखेंगे तो भी राजियों को जान से मार दिया था और बेनज़ीर को गवर्नमेंट से हटा दिया था। जी, तो ये सिस्टम तो ये काम कर रहा है, लेकिन फॉर गॉड सेक अब कब तक ये चलेगा? आप अगर इसको हटाना भी चाहते हो तो आप कोई टेक्नोक्रेट की हुकूमत लेके आओ। इन लोगों को, डाकुओं को कैसे लेके आ रहे हो जो कि यहाँ जरदारी ग्रुप ने जो यहाँ लूट मार मचाई हुई है, जिस तरह का निज़ाम यहाँ बना रखा है, जहाँ नवाज शरीफ ने जिस तरह की लूट मार कर रखी, इनको लेके कैसे आ रहे हो? हम ये बात पूछ रहे हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट से। और देखिए बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा आपकी इज़्ज़त के ऊपर अगर आपने ये इनको दोबारा ला के खड़ा कर दिया, इन लुटेरों और डाकुओं को। इमरान खान का कोई भी कर ले, लेकिन उसने इनको इतना बदनाम किया है, इतना रुसवा किया है कि इनको पोल खोल के रख दिए। इनको अगर ला के आप बिठाएंगे फिर अल्लाह ही खैर करेगा यहाँ पर। देखो जी, मेरे साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।